आगे देखो बच्चों, हिंदी के उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं जो मुख्य रूप से संस्कृत के उपसर्गों से भी मेल खाते हैं और उनके अर्थ से भी मेल खाते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण इनके अलग रहेंगे। जैसे अ का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर लिया है अभाव और निषेध से, जैसे अलग, अटल, अछूत, अजर, अमर, अभागा। इसी तरीके से अन का भी यही अर्थ है, अभाव और निषेध, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी। अध, आधा, अध खिला, अध मरा, अध पका, अध कचरा। इसी तरीके से उन यानी होता है उसमें एक कम, 19, 59, 49। क और कु बुराई और नीचता इसका अर्थ निकलेगा, जैसे कपूत, कुचाल और कुचक्र। इसी तरीके से निषेध, अभाव, निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था। इसी तरीके से बिन, निषेध, बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन बुलाया। इस तरीके से इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं हम हिंदी के। ये देखिए, कुल 7 उदाहरण हमने ये जाने। आगे 8वां उदाहरण देखिए। हिंदी के जिस प्रकार से संस्कृत के मैंने 22 उपसर्ग बताया आपको और उनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, उसी तरीके से बच्चों हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनको तद्भव उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे और उदाहरण देखेंगे हम हिंदी के। जैसे भर, भर यानी क्या होता है, पूरा। जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक। इसी तरीके से सु यानी अच्छा। सु का देखिए, सुकन्या, सुजान, सुकर्म। आगे चौ पे औ की मात्रा, चौ यानी 4। जैसे चौपाया, चौमासा, चौराहा, चौरंगा भी बोल सकते हैं, चौराहा, चौपाई जो चौपाया के अंतर्गत आ गया। आगे देखिए पर यानी होता है दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। जैसे परपोता, पड़पोता बोलते हैं ना, परदोहिता, परदोहिता, परदादा, परनाना। तो ये दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए ओ और औ यानी हीन, जो अवगुण या अवगुण भी बोल सकते हैं, अवगुण, अवगुण। तो इस तरीके से ये हिंदी के उपसर्ग हैं। प्रमुख रूप से 12 बताए मैंने आपको। जैसे भर यानी पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, सु अच्छा, सुकन्या, सुजान, सुकर्म। ये उदाहरण बनेंगे। 4 होता है इसका अर्थ। इसके कुछ उदाहरण चौपाया, चौपाई, चौमासा, चौराहा, दूसरी पीढ़ी, परपोता, परदोहिता, परदादा, परनाना। और हीन, अगुण और अवगुण।
तो इस प्रकार से हिंदी के उपसर्ग तद्भव देशी और विदेशी शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होते हैं और इनको तद्भव शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम लेंगे विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं। इसमें प्रमुख रूप से हम अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे उपसर्ग देखेंगे और अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग देखेंगे। तो आगे हम विदेशज उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका बच्चों आपको अभ्यास करना है। आपके हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसमें अभ्यास पत्र दे रखे हैं बच्चों। उन अभ्यास पत्रों को आप पेंसिल की सहायता से और उनको फिलअप करेंगे ताकि जितना आप लिखोगे उतना ही आपका अभ्यास अच्छा रहेगा। तो आगे देखिए विदेशज उपसर्ग जो विदेशी भाषा से आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें अरबी और फारसी के उपसर्ग जो अरबी भाषा से आए हैं और फारसी भाषा से आए हैं। अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे उपसर्ग लेंगे, उनका अर्थ देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। तो पहला देखिए बे। बे उपसर्ग है यानी बिना। बेजान, बेचैन, बेकार, बेजुबान, और बेहोश, बेदर्द, बेगुनाह। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आगे बे का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको हमेशा बच्चों उपसर्ग में ये ध्यान रखना है कि आप जो भी उपसर्ग लगाएंगे लेकिन जो पीछे वाला शब्द है वो मूल रूप से सार्थकता लिए हुए होना चाहिए। बद, ये भी उर्दू और अरबी और फारसी भाषा में लिए हुए हैं, उर्दू फारसी के। यहाँ पे लिख दो उर्दू भी शामिल है इसमें। बद, बद यानी बुरा, बदनाम, बदचलन, बदकिस्मत, बदमाश, हाँ, बदसूरत, बदबू। आगे कम, कम यानी होता है थोड़ा, कमबख्त, कमबख्त, कमजोर, कमबख्त, कमजोर, कमसिन। ठीक है। आगे देखिए ला। ला यानी बिना। लावारिस, लाजवाब और लाचार। इसी तरीके से ना, ना का अर्थ में लेंगे नहीं, नालायक, नाखुश, नासमझ। तो इस तरीके से उदाहरण बनेंगे। आगे देखिए खुश। खुश एक तरह से इसका अर्थ अच्छे के रूप में आता है। तो अच्छा, जैसे खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश किस्मत और खुश दिल। खुश दिल भी हो सकता है, खुश खबरी भी हो सकता है, खुशबू भी हो सकता है।
खुशबू, खुश खबरी, इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखो, गैर यानी भिन्न या अलग, गैर भिन्न, जैसे गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कानूनी। तो फिर से हम इसका अभ्यास देखते हैं। बे उपसर्ग है, बिना, बेचैन, बेकार, बेजुबान, बेहोश, बद बुरा, बदनाम, बदचलन, बदकिस्मत, कम थोड़ा, कमबख्त, कमज़ोर, कमसिन, ला बिना, लावारिस, लाजवाब, लाचार, ना नहीं, नालायक, ना खुश, ना समझ, खुश अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशबू, खुशखबरी, गैर भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर कानूनी। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण लेते हैं बच्चों। इनको आपको याद करना है और अभ्यास पत्र भी भरना है पेंसिल से, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जैसे हम यानी साथ, जैसे हम सफ़र, हम साथी, हम शक्ल, हमदम, हम जोली, हम जोली, हम उम्र, हम उम्र। आगे देखिए, हर यानी सभी, हर एक, हर घड़ी, हर पल। आगे दर यानी में, दरअसल, दरअसल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं। दरअसल, दरकरार, दरकार, दरगुजर, आगे बे और बा यानी और साथ, बदौलत, बदौलत, बनाम, बाइज्जत। इसी तरीके से बिला, बिला, बिला का बिना, जैसे बिला नागा, बिला नागा, बिला कसूर, बिला कसूर और बिला वजह, बिला वजह। तो इसी तरीके से बच्चों दो तीन उदाहरण और हैं, जैसे एन, एन यानी ठीक, ठीक वक्त पर, एन मौके पर, एन वक्त पर, ठीक और पूरा यानी एन वक्त, एन मौका, कहते हैं ना हमको एन मौके पर वो आ गए, तो एन मौका। आगे सर, सर की उपाधि मुख्य रूप में ली जाती है, मुख्य के रूप में, जैसे सरताज, सरपंच,
सरपंच, है ना। अब देखो बच्चों, इसमें फिर से अभ्यास करते हैं हम। साथ यानी हम सफ़र, हम जोली, हम उम्र, हर एक, हर घड़ी, हर पल यानी सभी अर्थ में। दर में, दरअसल, दरकरार, दरकार, दरगुजर। बे और बा और साथ, बदौलत, बनाम, बाइज्जत, बिला, बिला नागा, बिला कसूर, बिला वजह। एन मौका, एन वक्त। सर मुख्य, सरताज और सरपंच। आगे हम कुछ और उदाहरण देखेंगे जो अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में होंगे, जो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के रूप में जाने जाते हैं। तो हम आगे लेंगे अंग्रेजी भाषा, विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत ही आएगा ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। यहाँ पर भी हम उपसर्ग, अर्थ और शब्द के रूप में जानेंगे। उपसर्ग, अर्थ और शब्द। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उपसर्ग लिख लेते हैं कि विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग आएंगे। जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल और चीफ, है ना। अब देखिए, सब यानी होता है अधीन या उसके नीचे काम करने वाला, अधीन या नीचे। फिर डिप्टी सहायक, वाइस यानी उपमंत्री जैसा होता है, वाइस यानी उससे छोटा, जिससे प्रिंसिपल होता है, प्रधानाध्यापक, जो प्रधान संस्था प्रधान होते हैं तो उसमें वाइस प्रिंसिपल भी होता है, तो वो उसका नीचे यानी छोटा पद होता है। वाइस यानी उप। मुख्य, चीफ को भी मुख्य कहेंगे और जनरल भी मुख्य के अंतर्गत ही आएगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे सब कमेटी, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब इंस्पेक्टर, है ना। आगे डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। आगे देखिए, डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है बच्चों, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। इसी तरीके से जनरल मैनेजर, और चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट भी हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी भी हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के रूप में जाने जाएंगे, जो विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने उर्दू, अरबी, फारसी के देखे, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इस प्रकार से हैं। सब, अधीन, नीचे, सब कमेटी, सब जज, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, वाइस उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, जनरल मुख्य, जनरल मैनेजर, चीफ मुख्य,
चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा उपसर्ग जो है पाठ व्याकरण के अंतर्गत वो पूरा हुआ। आप इसके उदाहरण देखेंगे हिंदी व्याकरण की बुक में और अभ्यास पत्र से आप इसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इनको उपसर्ग को याद करेंगे।